नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, राजकीय महाविद्यालय फलोदी के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं, हमने पिछले वीडियोज में मध्यकालीन भारतीय इतिहास के प्रमुख स्रोतों के बारे में अध्ययन किया, जिनमें हमने सल्तनतकालीन भारतीय इतिहास की जानकारी से संबंधित जो कुछ महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं उनके बारे में अध्ययन किया। आज हम उसी कड़ी में सल्तनतकालीन भारतीय इतिहास की जानकारी के जो अन्य स्रोत हैं, अन्य प्रमुख ग्रंथ हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। सल्तनतकालीन भारतीय इतिहास की जानकारी का एक और अन्य स्रोत है, वो है तारीख़-ए-फ़िरोज़ शाही ग्रंथ। इस ग्रंथ के लेखक है ज़ियाउद्दीन बरनी। ज़ियाउद्दीन बरनी का जन्म 1285-86 ईस्वी में बलबन के राज्यकाल में हुआ। बलबन का शासनकाल चल रहा था, उस दौरान ज़ियाउद्दीन बरनी का जन्म हुआ। इनके पिता मुईदुल मुल्क तथा उसके चाचा एलाउल मुल्क को जलाउद्दीन खिलजी तथा अलाउद्दीन खिलजी के समय उनके दरबार में बड़ा सम्मान प्राप्त था। इनके जो ज़ियाउद्दीन बरनी के जो नाना थे, नाना सिपह सालार हिसामुद्दीन सुल्तान बलबन के विश्वास पात्र अधिकारी थे। ये ज़ियाउद्दीन बरनी शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। विद्यार्थियों, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, जैसे अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, वैसे बरनी भी निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। तो अमीर खुसरो और अमीर हसन जैसे जो महान कवि और विद्वान इनके घनिष्ठ मित्र रहे। बरनी के खुसरो और अमीर हसन दोस्त थे। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के विश्वास पात्र थे बरनी, और 17 वर्ष 3 महीने तक उनके दरबार में रहे। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद बरनी को बहुत से कष्टों का सामना करना पड़ा। सुल्तान फ़िरोज़ के सिंहासन रोहण के बाद 1353 ईस्वी में इनको कैद में डाल दिया गया और इनकी जो संपत्ति वगैरह है वो जब्त कर ली गई, छीन ली गई। 1357 ईस्वी में ही बरनी की मृत्यु हो जाती है। तो इनका जो ग्रंथ है तारीख़-ए-फ़िरोज़ शाही, इस ग्रंथ की रचना 1357 ईस्वी में बरनी ने 72 वर्ष की आयु में कैद में रहते हुए की। जब इनको कैद में डाल दिया जाता है फ़िरोज़ शाह तुगलक के समय, तो ये कैद में रहते हुए ही तारीख़-ए-फ़िरोज़ शाही ग्रंथ की रचना करते हैं। इनका जो ये ग्रंथ लिखने का उद्देश्य था, वो उद्देश्य था सुल्तान फ़िरोज़ को किसी तरह से खुश करना, प्रसन्न करना, ताकि इनको कैद से मुक्त कर दे, या इनके जो फ़िरोज़ तुगलक है इन पर विश्वास करने लगे। उन फ़िरोज़ तुगलक के नाम पर ही इस ग्रंथ का नाम तारीख़-ए-फ़िरोज़ शाही रखा गया। समकालीन अमीरों के षड्यंत्रों के कारण, जो ज़ियाउद्दीन बरनी के काल में जो अमीर थे फ़िरोज़ तुगलक के दरबार से संबंधित, उनके षड्यंत्रों के कारण ये जो तारीख़-ए-फ़िरोज़ शाही ग्रंथ है फ़िरोज़ तुगलक तक नहीं पहुंच सका, और बरनी को इस ग्रंथ से कोई लाभ नहीं हुआ। सुल्तान खुश नहीं हुआ क्योंकि उसने पढ़ा ही नहीं था इनका ग्रंथ। ये ग्रंथ फ़िरोज़ तुगलक तक पहुंच ही नहीं पाया, जबकि उनकी तारीफ़ में, उनकी प्रशंसा में बरनी ने ये ग्रंथ लिखा था। तो ये जो ग्रंथ है तारीख़-ए-फ़िरोज़ शाही, सल्तनतकालीन ऐतिहासिक ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इस ग्रंथ में बलबन के सिंहासनारोहण 1266 ईस्वी से फ़िरोज़ तुगलक के राज्यकाल के प्रथम 6 वर्षों तक, अर्थात 1357 ईस्वी का दिल्ली सुल्तानों का इतिहास इसके अंदर वर्णित है। ये जो पुस्तक है तारीख़-ए-फ़िरोज़ शाही, बलबन का जब राज्याभिषेक होता है उससे लेके फ़िरोज़ तुगलक के शुरुआती जो 6 वर्ष हैं 1357 ईस्वी तक का इतिहास इसमें बरनी ने लिखा है। अलाउद्दीन खिलजी के इस ग्रंथ के अंतर्गत अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक सुधारों
तथा बाजार नियंत्रण और मोहम्मद बिन तुगलक की विभिन्न योजनाओं तथा उसके समय हुए विद्रोहों का विस्तार से उल्लेख बर्नी ने अपने ग्रंथ में किया है। सुल्तान जलाउद्दीन खिलजी के राज्यकाल से फिरोज तुगलक के राज्यकाल तक का समस्त हाल अपनी व्यक्तिगत जानकारी से बर्नी ने लिखा है। समाज के निम्न वर्ग का कहीं कोई उल्लेख बर्नी ने नहीं किया अपने ग्रंथ में। इस ग्रंथ या कृति के जो दोष है वो है बड़ी महत्वपूर्ण घटनाओं को संक्षिप्त रूप में लिखा है बर्नी ने और घटनाओं का क्रमानुसार उल्लेख नहीं किया है। अपने ग्रंथ में तिथियां बहुत कम दी है। बर्नी चूंकि धर्मांध मुसलमान था इसलिए अपने ग्रंथ में धार्मिक कट्टरता का प्रदर्शन किया है। नेक्स्ट जो ग्रंथ है सल्तनत कालीन भारतीय इतिहास की जानकारी से संबंधित वो है फतवा ए जहांदारी। इस ग्रंथ के लेखक भी है जियाउद्दीन बर्नी। ये बर्नी का अन्य ग्रंथ है फतवा ए जहांदारी। इस ग्रंथ में बर्नी ने एक आदर्श मुसलमान शासक के गुणों का वर्णन किया है। आदर्श राजनीतिक संहिता का उल्लेख अपने ग्रंथ में करते हुए बर्नी का कहना है कि इस आदर्श राजनीतिक संहिता का अनुसरण प्रत्येक मुस्लिम शासक को करना चाहिए। नेक्स्ट जो ग्रंथ है वो भी है तारीख़ फिरोज शाही। एक हमने पढ़ा तारीख़ फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी द्वारा रचित और एक अन्य तारीख़ फिरोज शाही नामक ग्रंथ लिखा गया शम्स ए सिराज अफीफ। ये जो शम्स ए सिराज अफीफ जो इसका लेखक है फिरोज तुगलक का समकालीन था और फिरोज के निकट संपर्क में इसका जो शम्स ए सिराज अफीफ का फिरोज से निकट संपर्क था और ये शिकार खेलने सुल्तान के साथ जाता था। इस ग्रंथ की रचना तारीख़ फिरोज शाही की रचना शम्स ए सिराज अफीफ ने फिरोज तुगलक की मृत्यु के बाद की। विद्यार्थियों हमने पढ़ा कि बर्नी ने जो फिरोज तुगलक से संबंधित शासन के प्रारंभिक 6 साल का ही उल्लेख किया है, लेकिन इस तारीख़ फिरोज शाही ग्रंथ में सिराज अफीफ ने चूँकि इस ग्रंथ की रचना फिरोज तुगलक की मृत्यु के बाद की, अतः इसमें फिरोज के पूरे शासनकाल 1351 से 1388 ईस्वी तक का वर्णन किया गया है। इस ग्रंथ में शम्स ए सिराज अफीफ ने फिरोज को एक आदर्श मुसलमान सुल्तान के रूप में प्रस्तुत किया है। इस ग्रंथ में फिरोज के युद्धों, सैनिक अभियानों, शासन सुधारों, सार्वजनिक निर्माण कार्यों, भवनों, नहरों इत्यादि के निर्माण का विस्तृत वर्णन अफीफ द्वारा किया गया है। नेक्स्ट जो ग्रंथ है सल्तनत कालीन भारतीय इतिहास की जानकारी से संबंधित वह है फुतूह उस सलातीन। इस ग्रंथ के लेखक है ख्वाजा अबू बकर इसामी। ख्वाजा अबू बकर इसामी का जन्म 1311 ईस्वी में हुआ। बाल्यावस्था के 16 वर्ष अपने दादा इजुद्दीन इसामी की संरक्षता में गुजारे। इसामी ने अपने जो बाल्यावस्था के शुरुआत के जो 16 वर्ष है दादा के संरक्षता में गुजारे और ये जो दादा थे इनके इजुद्दीन इसामी बलबन के खास हाजिब व सिपह सालर थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी जब दिल्ली से दौलताबाद बदलने का निश्चय किया तो इसामी को भी 1327 ईस्वी में अपने दादा जो कि उस दौरान 70 वर्ष के हो चुके थे, वृद्ध थे, अपने दादा के साथ दौलताबाद जाना पड़ा। मार्ग में ही कष्टों के कारण दादा की मृत्यु हो जाती है और इस घटना से चूँकि दादा की रास्ते में मृत्यु हो गई थी तो इस घटना से दुखी होकर इसामी मोहम्मद बिन तुगलक का कट्टर आलोचक बन गया। जो इसका जो ग्रंथ है फुतूह उस सलातीन, इस ग्रंथ में भारत में चरखे के प्रयोग के आरंभिक साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इस ग्रंथ में चरखे का प्रयोग का जो उल्लेख है इसामी ने किया है। इस ग्रंथ की रचना 1350 ईस्वी में दौलताबाद में ही जब बर्नी रह रहा होता है तब उसने की थी। इस फुतूह सलातीन ग्रंथ को बहमनी साम्राज्य के संस्थापक अलाउद्दीन हसन बेहमद शाह को समर्पित कर दिया। इसामी ने जो अपना ग्रंथ है किसको समर्पित किया?
बहमनी साम्राज्य के संस्थापक अलाउद्दीन हसन बहमद शाह को। फिरदौसी के शाहनामा की भांति, जिस तरीके से महमूद गजनवी का ये जो फिरदौसी था, ये गजनवी के दरबार से संबंधित था। इसने शाहनामा नामक ग्रंथ की रचना की थी। फारस के शासकों के बारे में इसने काव्य के रूप में विस्तार से लिखा है। तो फिरदौसी के इस शाहनामा की भांति ही कविता में लिखित है यह ग्रंथ फुतूह सलातीन, और अधिकतर युद्धों और आक्रमणों का ही वर्णन इसामी इसमें करता है। महमूद गजनवी से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक तक 1350 ईस्वी तक का इतिहास फुतूह सलातीन में वर्णित है। इस ग्रंथ में इसामी ने अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण विजय का और मोहम्मद तुगलक के समय में दक्षिण में हुए विद्रोह का वर्णन जो किया है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक के समय तो ये जो इसामी था दौलताबाद में ही रह रहा था, तो दक्षिण में जो इस दौरान विद्रोह हुए उनका इसने बहुत ही विस्तृत वर्णन किया है। जो नेक्स्ट जो ग्रंथ है सल्तनत कालीन भारतीय इतिहास की जानकारी का, वो है किताब उल रहला, या इसको इब्न बतूता का रहला भी कहा जाता है, या इसको सफ़रनामा नाम भी दिया गया है। किताब उल रहला पुस्तक के जो लेखक है वो है इब्न बतूता। इन इब्न बतूता का जो पूरा नाम था मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इब्न बतूता। इब्न बतूता का जन्म 1304 ईस्वी में तंजीर, जो कि मोरक्को का ही एक मोरक्को नाम का जो देश है वहाँ का तंजीर नामक जगह पर 1304 ईस्वी में इब्न बतूता का जन्म होता है। 1333 ईस्वी में इब्न बतूता दिल्ली पहुँचा। इनको यात्राएं करने का बहुत शौक़ था, तो अपनी यात्रा के दौरान ये 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुँचते हैं और दिल्ली पहुँचकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि उस दौरान दिल्ली के सुल्तान थे, उनसे ये भेंट करता है। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक इनसे प्रसन्न होकर, इनकी विद्वता से प्रसन्न होकर दिल्ली के काजी के पद पर नियुक्त कर देते हैं। 7-8 साल तक इन्होंने काजी के पद पर कार्य किया। बाद में सुल्तान किसी कारणवश इब्न बतूता से नाराज़ हो जाते हैं और पद से हटाकर जेल में डाल देते हैं। 1341 ईस्वी में इनको कैद से मुक्त किया जाता है और 1342 ईस्वी में सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने मंगोल शासक के पास अपना दूत बनाकर इनको चीन भेज दिया। मार्ग में बहुत से कष्ट झेलते हुए जब इनका जहाज भी नष्ट हो जाता है, अतः ये अंत में वहाँ मंगोल शासक के दरबार में न जाकर चीन तो जाते हैं, हालांकि चीन तो जाते हैं पर मंगोल शासक के दरबार में नहीं जाके ये फिर अपने देश मोरक्को लौट जाते हैं और वहाँ मोरक्को के सुल्तान के आदेश पर अपना जो यात्रा वृत्तांत है रहला के नाम से लिखते हैं। ये जो किताब उल रहला पुस्तक है, इसके जो किताब उल रहला पुस्तक है इसकी भाषा अरबी है और भारत की भौगोलिक स्थिति, जलवायु, इस पुस्तक के अंतर्गत इब्न बतूता ने भारत की भौगोलिक स्थिति, जलवायु, वनस्पति, पशुओं तथा वेशभूषा, रहन सहन, कृषि, व्यापार आदि के विषय में विस्तार से लिखा है। समकालीन नगरों के बारे में भी पर्याप्त जानकारी इब्न बतूता ने दी है अपने इस ग्रंथ में, और मोहम्मद तुगलक के व्यक्तिगत जीवन, उसके दरबार की प्रथाओं, उसकी विभिन्न योजनाओं तथा उच्च पदाधिकारियों के बारे में भी विस्तार से उल्लेख किया है। सुल्तान की डाक व्यवस्था का उल्लेख विस्तार से किया है, इम्पोर्टेंट है। डाक व्यवस्था का उल्लेख मोहम्मद बिन तुगलक के समय की जो डाक व्यवस्था का उल्लेख है किसने किया? इब्न बतूता ने अपनी पुस्तक रहला में। नारियल और पान के पौधे में अपनी पुस्तक में काफ़ी रोचक विवरण प्रस्तुत किया है इब्न बतूता ने। मोहम्मद बिन तुगलक के पहले के दिल्ली के सुल्तानों के राज्यकाल की घटनाओं का भी वर्णन किया है। हालांकि ये
ये जो पहले के सुल्तानों की जो समय के घटनाओं का इसने उल्लेख किया वो सुनी सुनाई बातों के आधार पर किया है, इतना विश्वसनीय नहीं है। भारतवर्ष के समुद्री तट के बंदरगाहों के व्यापार, नौकाओं, जहाज़ों तथा भारतीय व्यापारियों का अन्य देशों के व्यापारियों से संपर्क का हाल भी विस्तृत रूप से लिखा है। नेक्स्ट जो कृति है सल्तनतकालीन भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोत के रूप में जो है वो है फुतुहात-ए फिरोज शाही। इस ग्रंथ के लेखक स्वयं सुल्तान फिरोज तुगलक है। ये फिरोज तुगलक की आत्मकथा है। नाम याद रखना है, फुतुहात-ए फिरोज शाही ग्रंथ किनकी आत्मकथा है? सुल्तान फिरोज तुगलक की। बहुत से एग्जाम्स में पूछा गया है। फिरोज तुगलक की आत्मकथा का नाम या फुतुहात-ए फिरोज शाही ग्रंथ की रचना किसने की? तो सुल्तान फिरोज तुगलक ने। इस ग्रंथ में फिरोज की धार्मिक नीति और दृष्टिकोण को समझने में हमें बहुत मदद मिलती है इस ग्रंथ को पढ़ के। इलियट जो कि एक इतिहासकार हुए हैं, इसे फिरोज तुगलक के शासन के बारे में एक अत्यंत महत्वपूर्ण कृति मानते हैं, क्योंकि इसमें फिरोज तुगलक की चरित्र संबंधी अनेक रोचक बातों की जानकारी प्राप्त होती है। तारीख-ए-मुबारक शाही। नेक्स्ट ग्रंथ है तारीख-ए-मुबारक शाही। लेखक है याहिया बिन अहमद सरहिंदी। ये जो याहिया बिन अहमद सरहिंदी है, ये सुल्तान मुबारक शाह के दरबारी इतिहासकार थे। सैयद सुल्तान मुबारक शाह सैयद वंश के सुल्तान थे। मुबारक शाह उनके दरबारी इतिहासकार थे सरहिंदी। इन्होंने ग्रंथ लिखा तारीख-ए-मुबारक शाही। इस ग्रंथ की जो रचना है सैयद वंश के सुल्तान मुबारक शाह के समय 1421 से 1434 ईस्वी के समय की गई। मुबारक शाह के नाम पर ही अपने इस ग्रंथ का नाम तारीख-ए-मुबारक शाही रखा। मोहम्मद गौरी से लेकर सैयद सुल्तान मुबारक शाह तक का दिल्ली के सुल्तानों का इतिहास अपने इस ग्रंथ में सरहिंदी ने वर्णित किया है। सैयद सुल्तानों का समकालीन होने के कारण, चूँकि सरहिंदी है, मुबारक शाह के समकालीन था, दरबारी था, तो सैयद सुल्तानों का समकालीन होने के कारण सैयद वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करने का सबसे महत्वपूर्ण और विश्वसनीय ग्रंथ है वो है तारीख-ए-मुबारक शाही। नेक्स्ट ग्रंथ है तारीख-ए-सलातीन-ए-अफ़गानी। लेखक है अहमद यादगार। बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी तथा इब्राहिम लोदी, शेरशाह सूरी तथा उसके उत्तराधिकारियों का इतिहास तारीख-ए-सलातीन-ए-अफ़गानी में अहमद यादगार ने लिखा है। नेक्स्ट ग्रंथ है तारीख-ए-खान-ए-जहानी या मखज़न-ए-अफ़गानी। लेखक है ख्वाजा नियामतुल्लाह। ये जो ख्वाजा नियामतुल्लाह था, ये जहांगीर का समकालीन था। अपने इस ग्रंथ की रचना 1613 ईस्वी में बुरहानपुर में की। इस ग्रंथ में लोदी वंश के सुल्तानों का इतिहास वर्णित है। नेक्स्ट ग्रंथ है तारीख-ए-दाऊदी। इस ग्रंथ के लेखक है अब्दुल्ला। रचना जहांगीर के शासनकाल में और लोदी वंश के सुल्तानों का इतिहास इसमें वर्णित है। नेक्स्ट ग्रंथ है वाक़ियात-ए-मुस्ताक़ी। लेखक है रिज़्क़ुल्लाह मुस्ताक़ी। इस ग्रंथ में बहलोल लोदी से लेकर अकबर तक की विभिन्न घटनाओं का उल्लेख है। तो विद्यार्थियों, हमने आज सल्तनतकालीन भारतीय इतिहास की जानकारी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कृतियों के बारे में अध्ययन किया, इनके लेखकों के बारे में जाना और उन्होंने अपने ग्रंथों में किन किन बातों का वर्णन किया है उसके बारे में जाना। तो आज का हमारा ये जो वीडियो है यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।